इस सभ्यता के अवशेष हमें उदयपुर में आयड़ या बेडज नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं कह सकता हूं इस सभ्यता के अवशेष उदयपुर में आयड़ या बेडज नदी के किनारे से आयड़ या बेडज नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं। पहली बात। नेक्स्ट मैं बात करता हूं खोज अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई 1953 में। विस्तृत खोज, बड़े पैमाने पर जो खोज हुई इसकी, वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई। रतन चंद्र अग्रवाल इन्होंने की 1956 में। ठीक है। उसके बाद उत्खनन का कार्य जो हुआ वो एचडी साकलिया के नेतृत्व में हुआ। और ये हुआ 1961 में। ठीक है। देखो आगे मैं बात करता हूं, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के समय की अगर आपसे बात की जाए, सभ्यता का समय है 2000 से 1200 ईसा पूर्व। ये समय है कौन सी सभ्यता का? आहड़ सभ्यता का। ठीक है। उपनामों की बात की जाए आपसे, उपनाम, इसे कहा जाता है आघाटपुर, इसे कहा जाता है धूलकोट, इसे कहा जाता है ताम्रवती नगरी, इसे कहा जाता है बनास संस्कृति, बनास संस्कृति। देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नाम है आघाटपुर। आघाटपुर क्यों कहा जाता है? उदयपुर में बेडज नदी के किनारे एक आघाटपुर नाम का गांव है। ठीक है। उस गांव में एक बहुत बड़ा रेत का बहुत बड़ा टीला, और उस टीले से बहुत ज्यादा अवशेष, वो भी तांबे से निर्मित। तो देखो तीनों शब्द जुड़े हुए एक दूसरे से, तीनों शब्द जुड़े हुए हैं उदयपुर के आघाटपुर से या आघाट दुर्ग से। एक प्राप्त बहुत बड़े रेत के टीले के अंदर, टीले की वजह से धूलकोट नाम पड़ा। बहुत सारे तांबे से निर्मित औजार प्राप्त हुए, इसलिए नाम पड़ा ताम्रवती नगरी। ये कंफ्यूज करता है भाई। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी गणेश्वर सभ्यता थी, और ताम्रवती नगरी की बात करते हैं तो वो है हमारी कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। और इसी सभ्यता को एक नाम और दिया गया, ये नाम दिया गया किसके द्वारा? एचडी साकलिया के द्वारा। एचडी साकलिया, एचडी साकलिया जो है उन्होंने इसका नाम दिया क्या? बनास संस्कृति। बनास संस्कृति नाम क्यों दिया? क्योंकि देखो हम एक नदी पढ़ते हैं बनास नदी, और बनास की सहायक नदी है आयड़ या बेडज नदी। ठीक है। तो ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता का विकास जो है बनास नदी के अफवाह क्षेत्र में हुआ। क्योंकि देखो बेडज जो नदी है, बेडज या आयड़ जो नदी है, बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। तो इस सभ्यता का विकास जो है बनास नदी के अफवाह क्षेत्र में, बनास नदी के आसपास हुआ। इसलिए एचडी साकलिया ने इस सभ्यता को नाम दिया बनास संस्कृति। ये नाम किसने दिया? एचडी साकलिया ने दिया। ठीक है भाई। ये तो इसके बारे में जनरल बातें हुई। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता से प्राप्त प्रमुख अवशेषों के बारे में। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात कर लेता हूं प्रमुख अवशेष, प्रमुख अवशेष। देखिए प्रमुख अवशेषों में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात
कच्ची ईंटों से निर्मित भवन, कच्ची ईंटों से निर्मित भवन। कालीबंगा में भी कच्ची ईंटें थी, लेकिन बाद में उन्होंने पकी हुई ईंटों से निर्माण कार्य कर लिया था। कच्ची ईंटों से निर्मित भवन, भवनों के साक्ष्य, कच्ची ईंटों से निर्मित भवनों के साक्ष्य अगर यहां से मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कैसी सभ्यता थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। देखो कालीबंगा के बारे में मैंने आपसे बात की थी तो वो एक नगरीय सभ्यता थी, और यहां मैं आहड़ सभ्यता की बात कर रहा हूं तो ये कैसी सभ्यता है? ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं सेलखड़ी मिट्टी से। सेलखड़ी मिट्टी, ये इसको बोलते पकी हुई मिट्टी, एवं टेराकोटा, टेराकोटा, टेराकोटा पद्धति, टेराकोटा पद्धति से निर्मित, पद्धति से निर्मित मृद भांडों के अवशेष। मृद भांड किसको बोलते हैं? मृद का मतलब मिट्टी और भांड का मतलब बर्तन। बर्तन भांडे बोलते हैं जनरली आम बोलचाल की भाषा में। तो मिट्टी से निर्मित जो मृद भांड है, बेसिकली मिट्टी से निर्मित बर्तनों को मृद भांड बोला। तो सिलकड़ी मिट्टी एवं टेराकोटा पद्धति से निर्मित मृद भांडों के अवशेष, वो भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। अनाज भंडारण हेतु मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित मृद भांड, जिन्हें स्थानीय, जिन्हें स्थानीय लोग गोरे वे कोठ, गोरे वे कोठ नाम से पुकारते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि गोरे वे कोठ नामक मिट्टी से निर्मित अनाज भंडारण के बर्तन कहां से प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोरे वे कोठ जो है इनके बारे में पेपर में पूछा गया। उसके बाद आगे मैं बात करता हूं मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित लाल काले मृद भांड। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। लाल काले मृद भांड, रेड ब्लैक वेयर। देखो मैंने 3 प्रकार के वेयर बता दिए आपको। सबसे पहला एक बताया था PGW, एक बताया था SCW। तो लाल काले वेयर PGW, रेड ब्लैक वेयर तो मिले हमें कहां से? आहड़ सभ्यता से। PGW मतलब पेंटेड ग्रे वेयर, ये गणेश सभ्यता से मिले, चित्रित धूसर जिसको बोला। SCW मतलब सिंपल कलर्ड, साधारण रंगीन मृद भांड, ये हमें कहां से प्राप्त हुए? ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। तो लाल काले मृद भांड हमें कहां से प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। ठीक है, देखो आगे मैं अगले अवशेषों के बारे में आपसे बात करता हूं। मिट्टी से निर्मित वृषभ आकृतियां, मिट्टी से निर्मित वृषभ आकृतियां, वृषभ आकृतियां, वृषभ का तात्पर्य बैल। ठीक है, मिट्टी से निर्मित वृषभ आकृतियां जिन्हें बनासियन बुल, बनासियन बुल, बुल का तात्पर्य बैल ही होता है। ठीक है, बनासियन मतलब बनास नदी के अफवाह क्षेत्र वाले भूभाग में बनासियन बुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद देखो आगे मैं बात करता हूं एक घर से 6 चूल्हों के अवशेष। एक घर से 6 चूल्हों के अवशेष या 6 तंदूरों के अवशेष। अब भाई एक घर में 6 चूल्हे हैं, 6 तंदूर हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा परिवार है। ऐसा अनुमान लगाएगा कि परिवार बड़ा परिवार है, तभी घर में 6 चूल्हे होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है,
ज्वाइंट फैमिली कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार प्रथा को इंडिकेट करता है। संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन। देखो अभी भी इतिहास अनुमानों पर चल रहा है, वास्तविकता क्या है? अब 6 चूलों का वास्तविक रीजन क्या था नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, लिपि का विकास हो चुका है, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। क्यों नहीं पढ़ा जा सका? क्योंकि वो तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि मैंने आपको बताई कैसी लिपि, मन में आए मनोभावों को चित्रों के रूप में उत्कीर्ण कर देना। अब मेरे मन में क्या मनोभाव आए वो मैंने चित्र के रूप में उत्कीर्ण कर दिए, तो उसको दूसरा वक्त थोड़ी पढ़ सकता है। ठीक है, तो ऐसी लिपि थी जिसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए अभी तक के इतिहास में किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम का जिक्र यहाँ नहीं हुआ है। समझ में आया भाई? क्यों नहीं हुआ है? व्यक्ति तो थे लेकिन उनका लिखित कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। प्रमाण प्राप्त हुए भी हैं तो वो भाव चित्रात्मक लिपि में है, उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो एक घर में कितने 6 तंदूरों के 6 चूल्हों के अवशेष हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं यूनानी देवता, यूनानी देवता अपोलो, अपोलो के चित्रांकन वाली मुद्राएं ये यहां से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चित्रांकन वाली त्रिशूल अंकित मुद्राएं, मैं ऐसे कर लिख देता हूं इसको, वाली त्रिशूल अंकित, त्रिशूल अंकित मुद्राएं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं धूप धानियों के अवशेष। धूप धानियां, पूजा में प्रयुक्त धूप धानियां, मैं ऐसे लिख देता हूं पूजा में प्रयुक्त, पूजा में प्रयुक्त धूप धानियों के अवशेष, धूप धानियों के अवशेष। ठीक है, इसके अलावा बिना हत्थे वाले जलपात्रों के अवशेष, बिना हत्थे वाले जलपात्रों के अवशेष, जलपात्रों के अवशेष। अब देखो ये दोनों जो अवशेष हैं कौन कौन से? पूजा में प्रयुक्त धूपधानियां और बिना हत्थे के जलपात्र, ये दोनों के दोनों जो अवशेष हैं यही के ये अवशेष हमें ईरानी सभ्यताओं से प्राप्त हुए हैं। अब ईरानी सभ्यताओं से प्राप्त हुए तो ऐसा माना जाता है कि इस आहड़ सभ्यता का संबंध ईरानी सभ्यताओं से था, वहां से इनका संबंध था, वहां से ये सामान जो है वो आयात निर्यात करते थे, उनसे कहीं ना कहीं इनका लिंक था। ठीक है भाई, आगे मैं बात करता हूं सुरमा लगाने, सुरमा लगाने की सलाई के अवशेष। सुरमा लगाने की सलाई के जो अवशेष जो है वो भी यहां से ही हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगले अवशेषों में और अगर मैं आपसे बात करूं मृतकों को कपड़े एवं आभूषणों सहित दफनाते थे। कपड़े एवं आभूषण सहित डेड बॉडी को आजकल पता है आप लोगों को, कपड़े तो खैर चलो ठीक है, लेकिन आभूषण, सारे आभूषण खोल लिए जाते हैं, लेकिन उस समय लोग डेड बॉडी को आभूषणों सहित ही दफना देते। जो भी आभूषण उसने पहन रखे हैं वो उन आभूषणों सहित उसको क्या कर देते थे? दफना देते थे। आभूषण जो है वो मोस्टली, आभूषण मुख्यतः सेलखड़ी मिट्टी से निर्मित होते थे। ठीक है भाई, तो ये हमारी दूसरी सभ्यता हुई, कौन सी? आहड़ सभ्यता। तो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता की बात मैंने आपसे इस लेक्चर में की है। ठीक है, आहड़ सभ्यता के समकालीन या इसके
इर्द गिर्द जो अन्य स्थल थे उनकी ओर बात कर लेता हूं मैं। यहां एक छोटा सा और ऐड कर देता हूं, आहड़ सभ्यता के समकालीन स्थल। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहला स्थल है गिलुंड, और ये कहां, राजसमंद में। सही मायने में आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र एवं समकालीन सबसे महत्वपूर्ण स्थल, सबसे महत्वपूर्ण स्थल, सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? गिलुंड था। वैसे गिलुंड की वर्तमान में काली बहनी फेमस है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं हम धौली डूंगरी, मोलेला, झाड़ोल, ये उदयपुर में इसके समकालीन प्रमुख स्थल। नेक्स्ट में बात करता हूं पिंड पाडलिया, पिंड पाडलिया, ये चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट में बात करता हूं ओजियाना और मगरी ग्राम। ये जो स्थल है ये भीलवाड़ा में इसके समकालीन स्थल हैं। तो देखो ये प्रमुख आहड़ सभ्यता के समकालीन स्थलों की भी मैंने आपसे यहाँ डिस्कशन कर लिया है। तो दो महत्वपूर्ण जो स्थल थे कालीबंगा और आहड़, उसकी बात मैंने की है। साथ में आहड़ सभ्यता के समकालीन कुछ स्थलों की का डिस्कशन भी मैंने इस वीडियो क्लास में आपसे बात किया है। आज के लिए इस वीडियो क्लास में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे आगे के जो अन्य स्थल हैं उनके बारे में।